हेलो स्टूडेंट्स, MD कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे विशिष्ट बालकों की। विशिष्ट बालकों में हमने प्रतिभाशाली बच्चा शुरू किया हुआ था कि प्रतिभाशाली बच्चा कैसा होता है, क्या उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अलग अलग विद्वानों ने प्रतिभाशाली बच्चे को किस तरह डिफाइन किया है। कल हमने चर्चा की थी कि प्रतिभाशाली बच्चे में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आज हमारा टॉपिक है कि प्रतिभाशाली बच्चे की शिक्षा कैसे होनी चाहिए। एक स्कूल की शिक्षकों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे बच्चों की नीड्स को वो फुलफिल कर पाए। तो देखिए कि प्रत्येक राष्ट्र के विकास में प्रतिभाशाली बच्चों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये देश को उन्नति के पथ पर आगे ले जाते हैं, क्योंकि इनकी सोच पॉजिटिव होती है, इनकी योग्यताएं विशिष्ट होती हैं। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा पर पूरी तरह से ध्यान देता है और देना भी चाहिए। अब देखिए कि हमारे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 उसमें भी राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 1986 है उसमें इन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कि ऐसे बच्चे जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं और ग्रामीण एरिया में रहते हुए उनको एजुकेशनल फैसिलिटीज पूरी नहीं मिलती, बट वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, वो गिफ्टेड बच्चे होते हैं और उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए उनको प्रॉपर शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये प्रोविजन दिया गया है कि ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। उनको आवास, खान पान सब कुछ फ्री दिया जाता है ताकि जितनी भी उनमें योग्यताएं हैं, जो उनकी एबिलिटीज हैं, उनको निकलने का अवसर मिल जाए। तो प्रतिभाशाली बच्चे की नीड्स को फुलफिल करना स्कूल की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो स्कूल को क्या करना चाहिए, स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए, उसकी आज हम चर्चा करेंगे और वन बाय वन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि पहली क्या नीड है और उनकी शिक्षा हमने कैसे देनी है। अवसरों की समानता। पहला पॉइंट क्या है? अवसरों की समानता। देखिए कि जिस तरह हम कक्षा में सभी बच्चों को, एवरेज स्टूडेंट्स को हम अवसर देते हैं, मौका देते हैं कि वो अपने कार्य को अच्छे तरीके से कर पाए, क्योंकि हम जब अपने लेसन को प्लान करके जाते हैं एज अ टीचर, हम एवरेज स्टूडेंट्स को देखते हुए लेसन को प्लान करते हैं। मींस हम एवरेज स्टूडेंट्स को अवसरों की समानता देते हैं, उनको मौका देते हैं। बट यहाँ ये कहा गया है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, आपकी क्लास में 1 या 2% जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको भी अवसर मिलने चाहिए। कौन से अवसर मिलने चाहिए? कि जो अवसर एवरेज स्टूडेंट्स को मिलते हैं उन प्रतिभाशाली बच्चों को भी अपने विकास के लिए, शिक्षा के लिए और शिक्षण गतिविधियों के लिए प्रॉपर अवसर मिलने चाहिए, ताकि वो इन अवसरों का फायदा उठाकर टीचर्स उनको मार्गदर्शन देगा और वो भी अपना विकास अच्छे तरीके से कर पाए। अब देखिए, अगर ऐसे बच्चों को कक्षा में वेटेज नहीं दी जाती, कक्षा में उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, अगर टीचर सोचता है कि जो मैं शिक्षण करवा रहा हूँ इसको तो पहले ही आता है, तो डेफिनेटली फिर
टीचर उन बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देता और ये जो 1-2% बच्चे होते हैं वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं और नेग्लेक्ट होने के कारण कई बार ऐसे बच्चे कुसमयोजित बच्चे भी बन जाते हैं। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि अवसरों की समानता होनी चाहिए। जो अवसर हम एवरेज स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, इन प्रतिभाशाली बच्चों को तो मिलने भी चाहिए और इसके साथ साथ जो विशिष्ट बच्चों में जो मंद बुद्धि हैं, डेलिक्वेंट बच्चे हैं, सुविधा वंचित बच्चे हैं, सभी को अवसरों की समानता मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी गति से कक्षा में चल पाए और कक्षा में शिक्षण कर पाए और अपने आराम से अधिगम कर पाए। राइट। सेकेंड पॉइंट है तीव्र पदोन्नति। अब देखिए कि यहाँ ये कहा गया है कि इन बच्चों को एवरेज बच्चों से ज्यादा आता है, इनमें योग्यताएं बहुत हैं और इसलिए ये कहा गया है कि इनकी प्रमोशन जल्दी से जल्दी करते जाना चाहिए कि बच्चा फर्स्ट के बाद सेकंड में नहीं जाए, वो थर्ड में उसको भेज दीजिए। पर मेरे हिसाब से ये जो तीव्र पदोन्नति है, ये कहा तो गया है कि वो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, पर तीव्र उन्नति जब हम करते हैं, बच्चों को हम प्रमोट करवाते हैं, तो डेफिनेटली फर्स्ट क्लास के बच्चे को हम थर्ड क्लास में ले आते हैं, पर थर्ड क्लास में जो बच्चे हैं वो उनसे ज्यादा आयु वाले हैं और उनका सामाजिक शारीरिक विकास अच्छे तरीके से हुआ होता है थर्ड क्लास, क्योंकि आयु के हिसाब से मैच्योरिटी आती है, बट इन बच्चों में उतनी मैच्योरिटी नहीं होती, तो ये बैलेंस उन बच्चों के साथ नहीं बिठा पाते और जब बैलेंस वो भी नहीं बिठा पाते, अब देखो कि फर्स्ट क्लास का बच्चा थर्ड क्लास में आया है तो डेफिनेटली उसका एज लेवल कम है और हमने मेंटल लेवल को देखते हुए, उसकी बुद्धि को देखते हुए हमने उसको प्रमोशन दे दिया। पर जो थर्ड क्लास में, जो सेकंड क्लास को पार करके थर्ड क्लास में आए हैं, तो वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो उस हिसाब से मैच्योर है, थर्ड क्लास अपनी आयु के हिसाब से मैच्योर है और ये अभी तक उन बच्चों के हिसाब से मैच्योर बच्चा नहीं होगा, तो बैलेंस नहीं बनेगा और वो बच्चे भी उसके साथ पूरी तरह से तालमेल बिठा नहीं पाएंगे, तो कॉम्प्लेक्स पैदा होगा और कॉम्प्लेक्स पैदा होने के कारण वो बच्चा हो सकता है उस क्लास में समायोजन ना बिठा पाए और समायोजन ना बिठाने के कारण वो कुसमयोजित बच्चा भी बन सकता है। तो इसलिए तीव्र पदोन्नति नहीं होनी चाहिए। हम उनके एज के हिसाब से, उसके मेंटल लेवल के हिसाब से हम कहते तो हैं कि तीव्र उन्नति हो जानी चाहिए, पर वो बच्चे के लिए नुकसानदायक होती है। राइट। थर्ड देखिए, पाठ्यक्रम की समृद्धि। पाठ्यक्रम की समृद्धि से क्या अभिप्राय है कि देखिए कि जो पाठ्यक्रम एवरेज स्टूडेंट्स के लिए है, पाठ्यक्रम तो वही रहेगा जो बोर्ड के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है, पाठ्यक्रम वही रहेगा, बच्चे को वही पढ़ना पड़ेगा। पर जब हम पाठ्यक्रम करवा रहे होते हैं तो पाठ्यक्रम करवाते हुए हम इन बच्चों को एवरेज स्टूडेंट से वास्ट नॉलेज देने की कोशिश करें, व्यापक नॉलेज देने की कोशिश करें उस टॉपिक का। अब जो एवरेज स्टूडेंट्स का लेवल है, एवरेज स्टूडेंट्स के लेवल के हिसाब से हम क्लास में बच्चों को पढ़ा देते हैं, पर इन बच्चों को अगर हम व्यापक ज्ञान, उसके बारे में वास्ट नॉलेज दे देते हैं, व्यापक नॉलेज दे देते हैं, तो डेफिनेटली उनके ज्ञान में वृद्धि होती है और पाठ्यक्रम का समृद्धिकरण भी उनके लिए हो जाता है। राइट। आगे देखिए, बुरी सामाजिक
सामाजिक आदतों को रोकना, बुरी सामाजिक आदतों को रोकना। अब देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है, कक्षा में अगर हम उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं देते तो वो बच्चा निग्लेक्ट होता है। निग्लेक्ट होने के कारण वो ऐसी क्लास में हरकतें करता है, वो जो ऐसी हरकतें करेगा जो सामाजिक रूप से अच्छी नहीं होती, और इनडिसिप्लिन क्रिएट करेगा, दूसरे बच्चों को तंग करने की कोशिश करेगा। उसको लगता है कि टीचर जो करवा रहा है ये तो मेरे को पहले ही आता है। तो इसलिए क्या करना होगा, टीचर को इन बच्चों के ऊपर भी ध्यान देना है। और अगर कुछ ऐसी बातें लग रही हैं, बच्चा कुछ ऐसी सामाजिक बुरी आदतों का शिकार हो रहा है, तो फौरन उनके ऊपर चेक लगाना चाहिए ताकि बच्चा इन आदतों का शिकार ना हो। और आदतों का शिकार, अगर वो बुरी आदतों का शिकार हो सकता है होगा तो डेफिनेटली वो समस्यात्मक बालक बन जाएगा और फिर वो बच्चा आपके हाथ में नहीं आएगा। तो सामाजिक बुरी आदतों को रोकने की पूरी कोशिश हमें करनी होगी, राइट। आगे क्या है, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास पर बल। अब एक टीचर की और एक स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के ऊपर बल देना चाहिए। सिर्फ उसके मेंटल लेवल के ऊपर, उसके मानसिक विकास को नहीं देखना, उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट के बारे में सोचना होगा। ऐसी कोशिश करनी होगी ताकि बच्चे का कोई भी विकास, किसी भी क्षेत्र का विकास रुके ना। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, हर विकास को प्रॉपर रूप से विकसित होने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उनको इनर एबिलिटीज को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और कहने का मतलब ये है कि स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहां हम बच्चों, अब देखो कि इन प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं को निकालेगा कौन, कक्षा निकालती है, शिक्षा निकालती है, शिक्षा निकालेगी और शिक्षक इसमें बच्चे को प्रॉपर रूप से मोटिवेट करेगा। तो बच्चे के सर्वांगीण विकास के ऊपर बल देना चाहिए। सिर्फ हमने बच्चे को किताबी कीड़ा नहीं बनाना है। हम कहेंगे कि आप प्रतिभाशाली बच्चे हो, आप स्कूल का नाम रोशन कर सकते हो और पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ, सिर्फ हम बच्चे को किताबी कीड़ा बना रहे हैं, तो इट मीन्स हमने बच्चे को सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, उसके साथ साथ उसका शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, हर विकास को आगे करने की कोशिश करनी है। हर तरह से बच्चे को विकसित करना है, बच्चे का सर्वांगीण विकास हमने करना है। ये टीचर के रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यस, आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है विशेष स्कूल, विशेष स्कूल और कक्षाएं। अब देखिए कि एक और प्रोविजन भी है कि इन बच्चों में एक, कई बार ऐसा होता है ये बच्चे अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और अपने से निम्न स्तर के बच्चे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली इनके बराबर तो नहीं है, इनसे कम है, तो उन बच्चों को ये अपने से तुच्छ समझते हैं। और तुच्छ समझने के कारण और जो एवरेज बच्चे हैं, इन बच्चों के साथ पढ़ना पसंद नहीं करते, उन कक्षाओं में रहना पसंद नहीं करते। तो इसके लिए ये प्रोविजन दिया गया है
कि इन बच्चों के लिए विशेष स्कूल होने चाहिए और स्कूल नहीं तो विशेष क्लासेस होनी चाहिए, बट ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अब देखिए कि हम बार बार यही बात करते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चे हमारी क्लास में 1 या 2% होते हैं और प्रतिभाशाली 1-2%। अब संख्या कम है, तो संख्या कम होने के कारण हम इन बच्चों के लिए अलग स्कूल बना ही नहीं पाते, और जब बच्चों की संख्या कम है तो हम कक्षाएं भी उनके लिए अलग नहीं बना सकते। तो क्या होना चाहिए कि एक टीचर को बच्चे 40 मिनट में 5 मिनट ही अगर हम उस बच्चे के ऊपर लगा देते हैं तो बच्चे को लगेगा कि मेरा व्यक्तिगत शिक्षण हो रहा है। तो ये चीजें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगी। विशेष स्कूल नहीं पॉसिबल, विशेष कक्षाएं नहीं पॉसिबल, और हम अगर इन बच्चों को 5 मिनट नॉर्मल क्लासेस में ही अगर 5 मिनट इन बच्चों को दे देते हैं तो डेफिनेटली बच्चों को व्यक्तिगत शिक्षण हम करवा रहे हैं। तो अगर हम अलग क्लासेस की बात करते हैं, अलग स्कूल की बात करते हैं, तो ये अमानवीय भी लगेगा, राइट। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विशेष गृह कार्य। विशेष गृह कार्य। अब देखिए कि प्रतिभाशाली बच्चा है, प्रतिभाशाली बच्चे को हम एवरेज स्टूडेंट से हटके गृह कार्य दे देते हैं, होम असाइनमेंट दे देते हैं, तो डेफिनेटली वो बच्चे को हम सेटिस्फाई कर पाएंगे, क्योंकि जो हम करवा रहे हैं, जो एवरेज स्टूडेंट्स को हम करवा रहे हैं, तो वो उन बच्चों को पहले ही आता है। तो हम उनको अलग होमवर्क दे देते हैं, अलग होमवर्क देंगे तो अलग होमवर्क देने के बाद हम उस बच्चे को इन्वॉल्व रख सकते हैं और ज्यादा समय तक वो होमवर्क में करेगा और होमवर्क करेगा तो बुरी आदतों का वो शिकार नहीं, क्योंकि वो खाली नहीं रहेगा और खाली मन शैतान का घर नहीं बनेगा। तो इन बच्चों को हम विशेष गृह कार्य दे देते हैं तो डेफिनेटली हम उनको उनकी एनर्जी को यहाँ यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए, पुस्तकालय सुविधाएं। पुस्तकालय सुविधा। अब देखिए कि इन बच्चों में रीडिंग हैबिट्स होती हैं, ये बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहते हैं और सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। तो इन बच्चों को अगर हम पुस्तकालय सुविधाएं दे देते हैं, इनको लाइब्रेरी फैसिलिटीज दे देते हैं, तो डेफिनेटली ये बच्चे सेल्फ स्टडी लेकर विस्तृत ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक हमने कक्षा में करवाया और हमने जब जो टॉपिक करवाया वो हमने एवरेज स्टूडेंट्स के हिसाब से वो टॉपिक करवाया, और इन बच्चों को अगर हम लाइब्रेरी फैसिलिटीज दे देते हैं तो ये बच्चे उस टॉपिक के बारे में वास्ट स्टडी कर सकते हैं और उन संदर्भ साहित्यों को पढ़कर उसके बारे में विस्तृत ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए उनको लाइब्रेरी फैसिलिटीज हमें देनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 9 पॉइंट है उत्तरदायित्व के कार्य। उत्तरदायित्व के कार्य। उत्तरदायित्व के कार्य। अब देखिए कि ये जो बच्चा है, ये प्रतिभाशाली बच्चा है, इनको हम अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से निभाता है और देनी चाहिए, क्योंकि वो प्रतिभाशाली बच्चा है। हम कोई भी कार्य अगर अच्छे तरीके से करना चाहते हैं
और उस कार्य को सफलता तक लेके जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम प्रतिभाशाली बच्चे को अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। तो एज अ टीचर हम लोगों को क्या करना चाहिए कि ऐसे बच्चे की एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए हम अगर उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम दे देते हैं तो डेफिनेटली वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है और देना चाहिए। उनको नेता बनाना चाहिए, और क्योंकि इनमें नेतृत्व के गुण होते हैं और नेतृत्व के गुण होने के कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये कार्य करेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है उचित मार्गदर्शन। उचित मार्गदर्शन। अब देखिए कि इन बच्चों को, वैसे तो हमने जब विशेषताएं करी थी तो विशेषताओं में कहा था कि इनको ज्यादा मार्गदर्शन की जरूरत नहीं होती, पर जहां इनको मार्गदर्शन की जरूरत है, कक्षा में बच्चा हमें लगता है कि बुरी आदतों का शिकार हो रहा है तो हमें तब मार्गदर्शन देना ही होगा। तो इनको अगर हमने मार्गदर्शन देना है या बच्चे हमारे मार्गदर्शन की चाह रखते हैं, वो हमसे कुछ मार्गदर्शन मांगते हैं, हमें कुछ गाइडलाइंस हमसे मांगते हैं, तो डेफिनेटली हमें मार्गदर्शन देना चाहिए। हमें बच्चों को गाइडेंस देनी चाहिए, पर गाइडेंस कैसी होनी चाहिए? उचित गाइडलाइंस देनी चाहिए। अगर हम उनको भूल भुलैया में डाल देते हैं तो डेफिनेटली हम उसको अच्छा गाइड नहीं कर पाए। तो इसलिए हमने बच्चे को मार्गदर्शन देना है, बच्चे को गाइड करना है, पर हमारी जो गाइडेंस होनी चाहिए वो एक्यूरेट होनी चाहिए। राइट, आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। अब देखिए कि ऐसे बच्चे के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन हमें करना चाहिए। और कैसे करेंगे हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन और क्यों करेंगे? अब देखिए कि हमें मालूम है कि इन बच्चों में एनर्जी बहुत होती है, राइट ना, कि इन बच्चों में एनर्जी बहुत होती है और उनकी एनर्जी को हम अगर सही जगह पे लगाते हैं तो डेफिनेटली हम बच्चे के विकास में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए, क्योंकि जो हम कार्य करवा रहे हैं वो कार्य बच्चे को पहले से ही आता है, और अगर उनके अंदर जो एबिलिटीज हैं उन एबिलिटीज को हम नहीं निकालते तो वो बच्चा अपने वातावरण में, पर्यावरण में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाएगा, और अगर वो समायोजित नहीं कर पाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो कुसमायोजित हो जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना होगा? हमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना होगा और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इन बच्चों को देनी होगी, और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन देकर हम उनकी एनर्जी को सही जगह पर लगा देते हैं और बच्चा भी बिजी रहता है। बिजी रहेगा तो वो गलत आदतों का शिकार नहीं होगा और डिसिप्लिन में भी रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अनुभवी और प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण। अब देखिए कि ये बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे हैं,
ये बच्चे कौन से हैं? प्रतिभाशाली बच्चे हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चे में ज्ञान है, योग्यता है और विशिष्ट योग्यताएं इसके अंदर हैं। तो इसलिए इनका शिक्षण कौन से टीचर्स के द्वारा होना चाहिए? कैसे टीचर्स के द्वारा शिक्षण होना चाहिए? अनुभवी, प्रशिक्षित, योग्य हो, अनुभवी हो, प्रशिक्षित हो। और अगर उनको, अब देखो कि टीचर क्या है? गाइड है। अगर उनको गाइड सही मिल जाता है, अनुभवी मिल जाता है, प्रशिक्षित मिल जाता है, ट्रेंड है, तो डेफिनेटली इनकी एबिलिटीज को सही जगह पे लगाने में भी वो टीचर पूरी तरह से कार्य करेगा। तो इसलिए इन बच्चों के लिए कैसे शिक्षक, वैसे तो शिक्षक हर क्लास के लिए और हर बच्चों के लिए योग्य, अनुभवी और प्रशिक्षित होने चाहिए, पर इन बच्चों के लिए हम अलग से तो नहीं हम कह सकते। इन बच्चों को के लिए हमें अनुभवी, योग्य टीचर चाहिए, और अनुभवी नहीं होंगे तो इन बच्चों को शिक्षण अच्छे तरीके से नहीं करवाया जा सकता और ज्ञान हम इनको अच्छा नहीं दे सकते। क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही ये कह सकते हैं, कहा है कि बच्चों, देश के विकास के लिए इन बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसलिए जब हम शिक्षण की बात करते हैं तो बच्चों के लिए, सभी ही बच्चों के लिए अनुभवी, योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की जरूरत होती है। और उनके द्वारा अगर शिक्षण करवाया जाए तो डेफिनेटली हम बच्चों को वो ज्ञान दे सकते हैं जिस ज्ञान की उनको जरूरत है। तो इसी के साथ ही हम लोगों का ये टॉपिक भी फिनिश हो जाता है। प्रतिभाशाली बच्चा क्या होता है, कौन होता है, इसकी क्या डेफिनेशंस हैं, विशेषताएं क्या हैं, और आज हमने फिनिश किया है कि प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा कैसे होनी चाहिए। राइट? आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।